How is federalism practiced? Constitutional provisions are necessary for the success of federalism, but these are not sufficient. कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न देना ज़रूरत है फेडरलिज्म के लिए, पर ये सफिशिएंट नहीं है। इसके लिए सफिशिएंट नहीं है। फेडरलिज्म भारत में सक्सेस हुआ, इसका एकमात्र रीज़न कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न नहीं है, बल्कि उसका एक रीज़न है जो हमारे देश में कि जो राजनीति हुई वो डेमोक्रेटिक राजनीति हुई, हमेशा लोकतंत्र वाली राजनीति हुई। हर 5 साल में इलेक्शन होते थे और कोई नेता जीतता था, कोई नेता हारता था। ये सबसे बड़ी बात थी, बात है, सॉरी थी नहीं है। लिंग्विस्टिक स्टेट क्या होता है? द क्रिएशन ऑफ अ लिंग्विस्टिक स्टेट वॉज द फर्स्ट एंड अ मेजर टेस्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। ये पहला और सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट किया गया भारत के साथ लिंग्विस्टिक स्टेट बनाकर, मतलब बोलने के आधार पर स्टेट बनाया गया। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, ये सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पॉलिटिक्स की राजनीति की गई, लोकतंत्र वाली राजनीति की गई कि एक मेजर टेस्ट हुआ, क्या ये काम करेगा, और ये काम किया। आप देख सकते हैं पॉलिटिकल मैप को हमारे 1947 से लेकर 2006 तक, इसमें कई सारे नए स्टेट बने और कई सारे पुराने खत्म हुए। कई की बाउंड्रियाँ छोटी हुई, बड़ी हुई, एरिया छोटे हुए, बड़े हुए, नाम बदले गए, लोग एक तरीके के बोलने वाले लोग एक स्टेट में आए, और जैसे तमिलनाडु में तमिल बोलने वाले लोग होते हैं, ठीक है। और ऐसे बस लैंग्वेज के आधार पर ही नहीं बटा, बल्कि कल्चर के आधार पर, वहाँ की ज्योग्राफी के आधार पर, एथनिसिटी के आधार पर। जैसे हमारे कुछ स्टेट का नाम यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, तो क्या क्या है? नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड, ठीक है। ये पॉलिटिकल मैप है भारत का, 2006 में है ये। और आपको 1947 वाला मैप दिखाते हैं, इसमें देखिए कैसे है। ये पूरा यूनाइटेड प्रोविज़न था, ये पूरा हैदराबाद था, ये मैसूर था। तो अब देख सकते कितने बड़े बड़े राज्य थे, पूरा बिहार था। अब बाद में देखिए कितना सही तरीके से बनाया गया। अब देखिए 2006 में, अभी तो एक यहाँ पर तेलंगाना भी आ गया है, ठीक है, इस तरह कुछ कट के। When the demands for the formation of a state on the basis of language was raised, some national leaders feared that it would lead to the disintegration of the country. जब बोलने के आधार पर, भाषा के आधार पर जब स्टेट बनाने की बात हुई, राज्य बनाने की बात हुई, तो कभी कभार जो नेशनल लीडर थे वो घबरा जाते थे कि क्या ये काम करेगा, क्या ये भारत की अखंडता को खतरा पहुंचाएगा, सोचने में लगते थे। पर जो टेस्ट हुआ बोलने के आधार पर, जब हमने स्टेट बनाया, तो ये भारत में काफ़ी कारगर साबित हुआ और यहाँ की जो अखंडता है उसको बनाए रखा, ठीक है, वरना श्रीलंका वाला हाल हो जाता। और यहाँ का जो काम होता है वो काफ़ी अच्छा काम होता है, वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन काम होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि वहाँ पर जो एक ही भाषा के लोग रहते हैं, तो ऑफिशियल लैंग्वेज उसी भाषा को बनाया जाता है और सही तरीके से सारे काम हो जाते हैं। और यह जो फ्लेक्सिबिलिटी हमारे इंडियन पॉलिटिकल लीडर ने दिखाया, वो हमें बहुत ही मदद किया श्रीलंका जैसी सिचुएशन में आने में। याद होगा पहले चैप्टर में जब पढ़े थे श्रीलंका के बारे में, तो वहाँ पे क्या हो गया था, एक ही भाषा को काफ़ी महत्वपूर्ण दे दिया गया था, जो सिंगला थी। कहते लोग यही राष्ट्र भाषा है, यही सब कुछ है, तो उसके आधार पर पूरे देश को झेलना पड़ा था गृह युद्ध, ठीक है। लैंग्वेज पॉलिसी, a second test for the इंडियन फेडरेशन इज द लैंग्वेज पॉलिसी। जो दूसरा महत्वपूर्ण टेस्ट हुआ इंडियन फेडरेशन का, वो था लैंग्वेज पॉलिसी बनाकर। कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी एक भाषा को नेशनल लैंग्वेजेस नहीं कहा गया है, किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेजेस का स्टेटस नहीं मिला है कि वो राष्ट्रीय भाषा है। हिंदी को हम ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन
जो हिंदी है वो 40% लोग ही बोलते हैं पूरे देश में। Therefore, there were many safeguards to protect the other languages. Beside हिंदी, there are 21. हिंदी को छोड़कर 21 भाषा को हमारे देश में दर्जा दिया गया। ये लैंग्वेजेस रहेंगे, शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस रहेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में इसको मान्यता मिली, ठीक है। तो कोई भी एक कैंडिडेट है, सेंट्रल गवर्नमेंट पोजीशन के लिए एग्ज़ाम दे रहा है, तो वो किसी भाषा में, इन 2200 भाषा में से कोई भाषा चुन सकता है। हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, ठीक है, कोई भाषा चुन सकता है। और स्टेट भी अपनी खुद की ऑफिशियल लैंग्वेजेस बना सकता है, जो इसके स्टेट में सबसे अधिक बोली जाती हो, ठीक है। इसी के आधार पर लिंग्विस्टिक स्टेट बना कि लोग जो रहेंगे वो कार्य वहाँ का आसान हो जाएगा। फिर भी जो अधिक काम होते हैं वो हिंदी में होते थे। 1965 में इंग्लिश का जो काम था, उस इंग्लिश जो ऑफिशियल पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता था, वो ख़त्म करके हिंदी कर दिया गया था। पर बाद में क्या हुआ, जो हमारे तमिलनाडु के जो लोग थे, उन्होंने एक बोला कि इंग्लिश को फिर कंटिन्यू कीजिए। और वो मूवमेंट काफ़ी वायलेंट हो गया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या की, एग्री हो गई इस बात को लेकर कि हाँ ठीक है, एग्री हो जाता है हम लोग, हाँ इंग्लिश भी रहेगा, इंग्लिश अलॉन्ग विथ हिंदी फॉर द ऑफिशियल लैंग्वेजेस। तो हम लोग से कोई पूछेगा कि भारत में कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज है? 2। कौन कौन सी? हिंदी और इंग्लिश। उसके बाद यह क्यों किया गया? क्योंकि उनको डर था कि कहीं श्रीलंका वाला भी हाल हमारे भारत में ना हो जाए और हमारे देश की जो अखंडता है वो टूटते टूटते बची, ठीक है। अगला है सेंटर स्टेट रिलेशन, मतलब जो केंद्र है और राज्य है उसकी कैसे संबंध है। कभी भारत में अधिकतर ये होता है, जो रूलिंग पार्टीज होती है, जो मान लो केंद्र में जो शासन कर रही होती है, उसी की अधिकतर स्टेटों में गवर्नमेंट होती है। तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आती है फेडरलिज्म को, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आती है दोनों के बीच में, क्योंकि दोनों आपस में काम कर लेते हैं, क्योंकि दोनों एक ही पार्टी के होते हैं। पर दिक्कत वहाँ पे आती, वहाँ पे फेडरलिज्म का असली रोल समझ में आता है, जहाँ पर दोनों जगह डिफरेंट पार्टीज होती हैं। तो क्या होता है, सेंट्रल वाला अपना काम करता है, स्टेट वाला अपना काम करता है, दोनों के बीच में मतभेद आते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो मिसयूज कर देती है अपने पावर का, कॉन्स्टिट्यूशन का मिसयूज करके डिसमिस कर देती है किसको? स्टेट गवर्नमेंट को। और फिर क्या करती है, वहाँ पर दोबारा चुनाव कराती है, जिस तरीके से एक बार इंदिरा गांधी ने किया था। फिर क्या हुआ, ये चेंज हो गया काफ़ी जल्दी। 1990 में क्या हुआ कि कोई भी पार्टी स्पष्ट बहुमत नहीं पाती थी। जैसे कि क्या होता है, चुनाव होता है तो आधी सीटें हमें जीतनी होती है, किसी पार्टी को आधी सीटें जीतनी होती है राज करने के लिए, रूल करने के लिए, देश में सरकार बनाने के लिए। पर 1990 के बाद किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल रहा था, मतलब आधी सीटें नहीं मिल रही। तो क्या हुआ, इस समय जो रीजनल पार्टीज थी वो काफ़ी बढ़ गई थी। तो जो नेशनल पार्टीज थी उन्होंने क्या किया, रीजनल पार्टी के साथ कोलेशन करना शुरू किया। कोलेशन मतलब होता है गठबंधन से सरकार, मतलब 1 और 2 पार्टीज आपस में मिलकर, 2 या 2 से 4, 2, 3, 4, 5 पार्टी मिलकर आपस में गठबंधन करके मेजॉरिटी लाकर लोकसभा में जीतकर अपनी सरकार बना लेते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा 1990 में नरसिम्हा राव की सरकार, 1991 में, और फिर 96, 98 में अटल जी की सरकार, काफ़ी लोग इनके साथ थे, ठीक है। और फिर 2004 के बाद कांग्रेस सरकार ऐसे ही बनी। 2014 के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार भी बनी, लेकिन उसके बाद स्पष्ट बहुमत पा चुके हैं वो। इस समय उनके पास स्पष्ट बहुमत है, उनके साथ कोई भी अगर पार्टी ना रहती है तो भी इस समय पूरी उनके पास ताकत है, 303 सीट की ताकत है, जो कि उनको सरकार में रहेंगे, ठीक है। इसीलिए उनको कोई डर नहीं है, ओके। तो फिर जब ये दोनों होने लगा तो काफ़ी अच्छा बात हुआ, कोलिशन गवर्नमेंट देश के लिए काफ़ी अच्छा साबित हुआ, क्योंकि कभी भी कोई भी किसी के भी साथ गलत कार्य होता था, गलत फैसले होते थे उसके खिलाफ। हाँ, इसमें एक दिक्कत थी, फैसले लेने में थोड़ा दिक्कतें आती थी, तुरंत फैसले नहीं ले पाते थे। पर यह होता था कि गलत कार्य कोई नहीं कर पाता था। गलत फैसले जैसे कोई लेने की कोशिश करता था
तो दूसरी जो उसकी पार्ट्स जो वो पार्टीज़ थी जो उनके साथ कोलिशन में गठबंधन की सरकार थी, वो हमेशा उसे रोक देती थी। तो ये इसका एक बहुत ही बड़ा फ़ायदा था। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, भाषा की जो विभिन्नताएं हैं वो कैसे है भारत में। भारत में कई सारे लैंग्वेजेस हैं, पर जो लैंग्वेजेस हैं जैसे 114 लैंग्वेजेस बोलते हैं फाउंड किया गया, तो पता किया गया तो 114 लैंग्वेजेस पता हुआ कि 114 लैंग्वेज लगभग लगभग लोग बोलते हैं। पर भारत में जो 22 लैंग्वेजेस थी हैं उनको मान्यता दी गई, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा उन लोगों को मान्यता दी गई 22 लैंग्वेजेस को, ठीक है। ये है लोग जो बोलते हैं 22 लैंग्वेज उनकी परसेंटेज। असमी जो 1.6% लोग बोलते हैं, हिंदी सबसे अधिक बोलते हैं 14.2, फिर उसके बाद आपका बंगला बोलते हैं 8.3, उसके बाद आपका तेलुगु बोलते हैं 7.9, उसके बाद मराठी, नेपाली, जो लैंग्वेज संस्कृत। तो इस तरीके से इन लोगों के आधार पर कुल 22 लैंग्वेज को कॉन्स्टिट्यूशन में मान्यता दी गई थी कि ये 22 लैंग्वेजेस रहेंगे।